ठीक है, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने वर्क, एनर्जी और पावर को स्टार्ट किया था। वर्क के बारे में हम लोग उस दिन पढ़े थे कि अपने डेली लाइफ में हम जितने भी काम को वर्क बोलते हैं, एक्चुअली हर एक वर्क फिजिक्स के सेंस में वर्क नहीं है। फिजिक्स के अनुसार वर्क को अलग से डिफाइन किया गया है, उसका एक अलग डेफिनेशन है। अब अगर आपसे हम पूछें कि अकॉर्डिंग टू फिजिक्स व्हाट इज वर्क, देन आवर आंसर विल बी when force is applied over an object and then that object has been displaced in the direction of force, then only we can say that work has been done. यानी कि साइंस तभी बोलता है कि काम हुआ जब किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा और वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हुआ। ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा और ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तभी वर्क डन होगा। अब अगर हम आपको एक वर्क दिए कि गो एंड वॉच हाउ मेनी पर्सन्स आर कमिंग या हाउ मेनी पर्सन्स हैव क्रॉस्ड दिस रोड, तो आप कहीं पे खड़े हो जाएंगे और व्यक्ति को गिनते रहेंगे कि 1 घंटे में कितने लोग इस रोड से क्रॉस हुए। तो यहां पे आपके द्वारा आप टाइम इन्वेस्ट हुआ, आपका एनर्जी इन्वेस्ट हुआ, बट आपके द्वारा कोई काम अकॉर्डिंग टू फिजिक्स नहीं हुआ। ठीक है, तो फिजिक्स के अनुसार वर्क क्या होता है? फोर्स लगा और कुछ डिस्प्लेसमेंट हो। यस, तो यहां पे वर्क को हम लोग डिफाइन करेंगे कि द वर्क डन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट and that object has been displaced ठीक है। अब देखो यहां पे हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस ग्राउंड पे रखा हुआ है। ठीक है, अब इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगा F और अगले ही पल ये ऑब्जेक्ट जो है यहां से डिस्प्लेस हो। हाँ नितेश सर, ठीक है, ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्प्लेस हो तभी हम लोग बोलेंगे कि वर्क हैज बीन डन, तभी कह सकते हैं कि वर्क हुआ। ठीक है, तो अब देखो ऑब्जेक्ट पहले ए पोजीशन पे था, फिर बी पे आ गया, तो ए से बी तक जाने में एफ मीटर का डिस्टेंस ट्रैवल हुआ। तो द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन हैव डिफरेंट रिलेशन विथ ईच अदर। The direction of force and displacement may be same, opposite, perpendicular. There may not be displacement at all. अब यहां पे देखो, अगर यही फोर्स इस ऑब्जेक्ट पे लगता, एन डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो यहां पे पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब इससे पहले वर्क डन को डिफाइन कैसे करेंगे? तो वर्क डन by a force acting on an object is equal to the product of the force and the displacement of the object in the direction of force। यानी कि वर्क डन को हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड displacement, force into displacement।
ठीक है। एक्चुअली अब देखो यहां पे हमारे पास फोर्स जो है, वर्क को हम दूसरे तरह से बोल सकते हैं कि वर्क इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब देखो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। डॉट प्रोडक्ट को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो यानी कि वर्क डन कैसा क्वांटिटी हो गया? स्केलर। स्केलर क्वांटिटी है। यस। ठीक है। तो वर्क को हम लोग कैसे सिंपली अगर वर्क को डिफाइन करना हो तो अभी तक जो हम जाने उसके अनुसार कैसे डिफाइन कर सकते हैं? वर्क इज अ फिजिकल क्वांटिटी या वर्क इज अ स्केलर फिजिकल क्वांटिटी which can be defined as the dot product of force and displacement. Force and displacement. बिना पासवर्ड का हो जाएगा। पोको M3। ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत? नो सर। हाँ, तो ठीक है। अब जब वर्क हमारा स्केलर क्वांटिटी है तो वर्क का मैग्नीट्यूड क्या क्या हो सकता है? ये तो था कि व्हेन फोर्स इज एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन का सेम था। अब फोर्स जो एक्ट हो रहा होगा वो सर्टेन एंगल पे, फोर्स इज एक्टिंग एट सर्टेन एंगल। उस केस में वर्क डन क्या होगा? और एक्चुअली इससे पहले हम आपको दो चीज बता देते हैं। एक होता है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है। और दूसरा होता है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है। अब ए और बी दो वेक्टर है, ए एंड बी आर टू वेक्टर्स। तो अब ए क्रॉस बी जब करेंगे, ए क्रॉस बी, तो इसका होता है ए बी साइन थीटा। ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। ठीक है। अब देखो एक्चुअली यहां पे हुआ क्या? थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर्स ए एंड बी। ठीक है। ये हमारा ए वेक्टर, ये हमारा बी वेक्टर, और दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये हो गया ए, ये हो गया बी। तो जब साइन थीटा निकाले तो मतलब या तो इसका प्रोजेक्शन इसके डायरेक्शन में, ठीक है, तब उन दोनों को प्रोडक्ट करते हैं। और इसका जो प्रोडक्ट आएगा ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट आएगा वो भी एक वेक्टर होगा। ठीक है। और उस वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा? क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी आएगी वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। तो उस वेक्टर क्वांटिटी के डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए हम लोग थंब रूल यूज करेंगे। राइट हैंड लिए अगर अब हमको ए क्रॉस बी करना है, अगर हमको ए क्रॉस बी करना है तो देखो ए के तरफ हाथ ले आए, बी के तरफ फोल्ड किए, तो इनसाइड द बोर्ड, ये कहां आया? इसका डायरेक्शन
इनसाइड, ठीक है, इनसाइड द बोर्ड। अब अगर हम B क्रॉस A करें, B क्रॉस A, तो B क्रॉस A, तो ये डायरेक्शन कहां आएगा? आउटसाइड द बोर्ड। थंब का डायरेक्शन जो होगा वो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर का डायरेक्शन होगा, आउटसाइड द बोर्ड, ठीक है। अब यहां पे बात करते हैं डॉट प्रोडक्ट की, तो उसी A और B के डॉट प्रोडक्ट की, तो ए बी कॉस थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है? ए बी कॉस थीटा, ठीक है। यहां पर भी थीटा क्या हो गया? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो अब देखो, अब अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन इक्वल टू क्या आ जाता है? एफ डॉट एस। वर्क डन इक्वल्स टू एफ डॉट एस, और एफ डॉट एस का मतलब क्या होता है? एफ एस कॉस थीटा या एफ कॉस थीटा एस, एफ कॉस थीटा एस। इन दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लिखे हम लोग, गलत नहीं होगा। वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया? एफ डॉट एस, एंड एफ डॉट एस इक्वल्स टू हो गया एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। यहां तक बात आई समझ में? यस सर। ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब देखो, अब जब फोर्स जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में ना एक्ट करके सर्टेन एंगल थीटा पे एक्ट कर रहा होगा। ये हमारा लेवल ग्राउंड है। अब यहां पे कोई ऑब्जेक्ट है, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। यानी कि यहां से अगर पैरेलल हम एक लाइन लें तो ये एंगल थीटा पे हमारा फोर्स एक्ट कर रहा है, और कुछ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आ गया आपका दूसरे पोजीशन पे, आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस एस, ठीक है। तो अब यहां पे हम लोग बेसिकली कर क्या रहे हैं? वेक्टर में आप लोग एक चीज याद करें, हम बोले थे आपको कि वेक्टर को हम लोग रिजॉल्व करते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अब इसको इन शॉर्ट छोटे रूप में हम आपको वेक्टर को और रिजल्टेंट वेक्टर को दिखाना चाहते हैं, ठीक है। अब अज्यूम कीजिए कि यहां पे एक पाइप है, यहां पे एक पाइप है, ठीक है। इस पाइप में एक बॉल है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक। बॉल का वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, और पाइप जो है वो भी सर्टेन वेलोसिटी के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो आफ्टर t सेकेंड वी हैव सीन दैट पाइप इज एट दिस पोजीशन, और बॉल जो है वो यहां पे आया है, बॉल इस पोजीशन पे आ गया है। तो एक तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी पाइप की, और बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी। अब अगर हम पाइप और बॉल दोनों के वेलोसिटी को कंबाइंडली देखें, ठीक है, तो हम सिर्फ बॉल को अगर देखें तो बॉल किस डायरेक्शन में मूव हुआ? वो इस डायरेक्शन में मूव हुआ। पाइप इस डायरेक्शन में जा रहा था, बॉल की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में थी, तो हमारा बॉल का रिजल्टेंट जो है ओवरऑल जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो यानी कि अगर हम इस वेलोसिटी को लेते तो हम इसके एक वेलोसिटी जो कि बॉल का हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव होना है, तो वो ये आ जाता है हमारा, तो ये कहलाया एक्स कंपोनेंट। और ये जो वर्टिकल डायरेक्शन में पाइप का वेलोसिटी है, तो जब इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा बी डैश, जिसको बोलेंगे हम लोग वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इसको हम लोग बेसिकली 11th में वेक्टर चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब यहां पे हम
या तो डिस्प्लेसमेंट को फोर्स के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ले या फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व कर ले। तो हम फोर्स को डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में रिजॉल्व करते हैं। तो जिस एक्सिस के साथ आपका एंगल थीटा होगा उसके साथ कंपोनेंट हो जाएगा एफ कॉस थीटा, और वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे फोर्स का कंपोनेंट हो जाएगा एफ साइन थीटा। ठीक है ना? समझ रहे हो? इस बात को समझ पा रहे हो या ऊपर से जा रहा है? समझ पा रहे हैं सर। ऋषि, ऋषि, यस सर। आयुष, यस सर। समझ में आ रही है कुछ बातें? यस सर। हाँ, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो अब यहां से आप देखें कि वर्क डन तो इस डायरेक्शन में हुआ है, डिस्प्लेसमेंट तो इस डायरेक्शन में हुआ। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन ये है और डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है? एफ कॉस थीटा। तो यानी कि वर्क के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स का कंपोनेंट है हमारा वो है एफ कॉस थीटा। वर्टिकल डायरेक्शन में तो ऑब्जेक्ट मूव हुआ नहीं है। वर्टिकल डायरेक्शन में कहीं भी ऑब्जेक्ट में मूवमेंट है क्या? नहीं है। तो अब अगर हम यहां पे वर्क की बात करें तो यहां पे वर्क इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, एफ कॉस थीटा इंटू एस। ठीक है, या फिर आप डिस्प्लेसमेंट को इस फोर्स के डायरेक्शन में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वो हो जाता फिर आपका एस कॉस थीटा। तो आप एस कॉस थीटा भी अगर लिखते तो आपका गलत नहीं होता। अभी आपको हमको लग रहा है कि शायद कॉस थीटा साइन थीटा ये कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, तो कंफ्यूज हो रहे होंगे आप। ठीक है, कुछ है नहीं, बेसिकली साइन कॉस और टेन वो जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल में किसी दिए हुए एंगल थीटा के सामने वाले साइड को परपेंडिकुलर बोले और उसके साथ वाले को बेस बोले, और ये हो गया हाइपोटेनस। तो साइन जो होता है वो रेशियो है P बाय H का, कॉस थीटा जो है वो रेशियो है B बाय H का, और टेन थीटा जो है वो रेशियो है P बाय B का। तो टेन थीटा तो हम लोग स्लोप वाले केस में काफी देख चुके थे। ठीक है, अब यहां पे आपको कॉस से मुलाकात हुआ है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? अब आपको हम कॉस थीटा के लिए एक वैल्यू चार्ट बताते हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं ना, दिख रहा है, बहुत दिख रहा है यहां पे, उनको ऊपर से लिखते हैं। यहां पे हमारा थीटा का वैल्यू हो गया 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, उसके बाद 45 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे साइन, तो साइन थीटा साइन 0 के लिए, ठीक है, साइन कॉस और टेन का बता रहा हूं, साइन कॉस टेन। ठीक, अब देखो हमको क्या करना है, 0 1 0 30 40 60 90। ठीक है, अब देखो 0 के लिए 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5,
1 2 3 4 5, ठीक है, 1 से 4 तक लिख दिए, 0 से 4 तक। अब सबके अपॉन में दे दो 4, सबके अपॉन में दे दो 4, और फिर सबके ऊपर लगा दो रूट, सबके ऊपर लगा दो रूट, ठीक है। अब इसका वैल्यू फाइंड करके वहां लिख दो, ये साइन के लिए है, ठीक है। तो अब देखो 0/4 कितना होगा? 0 0, और 0 का रूट क्या होगा? 0, तो साइन 0 डिग्री का मतलब 0। अब साइन 30 के लिए 1/2 1/2, साइन 45 के लिए 1/√2, साइन 60 के लिए √3/2, और साइन 90 के लिए 1। अब इस वैल्यू को जस्ट उल्टा कर दो, यानी कि cos 0 के लिए साइन 90 का वैल्यू आ जाएगा, तो उल्टा करके लिख दो 1√3/2, ये 1/√2, 1/2 0, ठीक है। और फिर 10 के लिए, तो 10 के लिए हमारे पास एक रिलेशन है, tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? sin थीटा cos थीटा अपॉन cos थीटा। वेरी गुड, sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो sin अपॉन cos का वैल्यू कर दो, आ जाएगा वैल्यू 10 का, ठीक है। तो यहां पे देखो sin 0 का वैल्यू 0/1, 0/1 क्या होगा? 0। यहां पे इसको यहां पे अपॉन करो तो क्या हो जाएगा? 1/√3, यहां पे अपॉन करेंगे तो 1, यहां पे करेंगे तो √3, और यहां पे नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो ये एक छोटा सा चार्ट है, ठीक। आप लोग इसको अब जैसे समझाए आप लोग खुद से बना भी सकते हो अगर भूल गए तो, ठीक है। बेसिकली इस पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में है नहीं, इसको मिटा दें। यस सर, मिटाइए। ठीक है, तो एक वैल्यू है cos 180, cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इक्वल्स टू -1 होता है। cos 180 डिग्री इक्वल्स टू क्या होता है? -1, ठीक है। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि वर्क डन कब पॉजिटिव, कब निगेटिव, कब 0 होगा, ठीक है। तो अब देखो वर्क डन पॉजिटिव कब होगा? जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा, जब डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा तो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि कॉस में 0 का वैल्यू कितना है? अब देखो ऑब्जेक्ट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन और यही हमारा फोर्स का डायरेक्शन। तो यहां पे थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया? 0 डिग्री, ठीक है। तो यहां पे वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया? F इंटू एस, F इंटू एस। अब एंगल को इंक्रीज करते हैं 0 to 90 के लिए, 0 to 90 के लिए। तो ये हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन, और ये मान लो 30 डिग्री हो गया हमारा थीटा, ये फोर्स। तो अब थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री है, तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एफ एस cos 30, यहां पे एफ एस cos 0 डिग्री इक्वल्स टू एफ इंटू एस, क्योंकि cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या आया? 1। अब यहां पे क्या करेंगे? 30 डिग्री का वैल्यू देखो कितना होता है? √3/2, तो ये आ गया √3/2 एफ एस। अब दोनों में से कौन सा वैल्यू बड़ा है? एफ एस बड़ा है या √3/2 एफ एस बड़ा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि वर्क डन मैक्सिमम कब होगा?
जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होगा, यानी कि उन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा, उस वक्त वर्क डन का वैल्यू मैक्सिमम होगा। अब देखते हैं तीसरे केस में। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन तो ये है, लेकिन फोर्स यहां से लग रहा है, दिख रहा है ना ये। तो यहां पर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अब वर्क डन इक्वल्स टू हो गया एफ एस कॉस 90। कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो ये हो गया 0। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट केस, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है, और फोर्स इस डायरेक्शन में है। ठीक है। तो यहां पे दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है, तो एंगल हो गया 180 डिग्री। अब वर्क डन क्या हो जाएगा, देखो एफ एस कॉस 180 डिग्री। तो वर्क डन इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ एस और कॉस 180 डिग्री का -1, तो वर्क डन हो गया एफ एस। वर्क डन इज नेगेटिव when object displaced in the opposite direction of the force। मतलब फोर्स जिस डायरेक्शन में लग रहा है, अगर ऑब्जेक्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ, तो वर्क डन निगेटिव होगा। अब आप सभी लोग बता सकते हैं कि कब वर्क डन पॉजिटिव होगा, कब वर्क डन 0 होगा और कब वर्क डन निगेटिव होगा। यहां तक बताने में किसी भैया को कोई दिक्कत? नो सर। नहीं। ठीक है। तो आप सभी लोग समझ गए कि वर्क डन मैक्सिमम होगा जब ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट फोर्स के डायरेक्शन में होगा। ठीक है। वैल्यू 0 से जैसे जैसे वर्क डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल इंक्रीज होगा, यानी कि 0 से बढ़ेगा, तो वर्क डन का वैल्यू डिक्रीज होगा। और जब एंगल 90 डिग्री होगा, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, तो उस वक्त हमारा वर्क डन 0 हो जाएगा। और जब डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा, उस केस में वर्क डन निगेटिव होगा। ठीक है। और क्लियर है ना? यस सर। चलो इसको मिटा दें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है अपना एनर्जी। अब अच्छा और बताओ कि वर्क डन कब कब 0 हो सकता है? और कोई केस है कि वर्क डन 0 हो जाए? सर जब फोर्स लगा रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ना हो। हाँ, जब हम फोर्स लगा रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट ना हो, तब भी वर्क डन 0 होगा। और जब हम फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तब भी वर्क डन 0 हो जाएगा। W इक्वल्स टू एफ एस कॉस थीटा। तो W कब 0 होगा? या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए, या तो ये 0 हो जाए। फोर्स 0 हो जाएगा, यानी कि हम लोग कोई फोर्स अप्लाई नहीं किए। डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, जस्ट वी आर ट्राइंग टू पुश द बॉल। और कॉस थीटा 0 कब होता है? कॉस थीटा इक्वल्स टू 0। हाँ, यानी कि थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री।
ठीक है, यानी कि जब cos 90 हो जाएगा तभी हमारा वर्क डन 0 होगा। ठीक है, यहां तक समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी है तो बोलो। नो सर। नो। अब चर्चा कर लें यूनिट ऑफ वर्क। यस सर। यूनिट ऑफ क्लास नहीं है ना अभी? ठीक है, cos थीटा तो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसका ये तो एक प्योर न्यूमरल वैल्यू है, इसका तो कोई यूनिट होगा नहीं। तो ये हो गया 1 न्यूटन और ये हो गया 1 मीटर। तो वर्क का यूनिट क्या हो गया? न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ वर्क इज यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर। और जूल के जूल एक फिजिसिस्ट थे, उनके नाम पे वर्क का एसआई यूनिट है। तो एसआई यूनिट ऑफ वर्क हो गया, बोलो। ठीक है, तो अब यहां पे 1 जूल वर्क कब होगा? जब 1 न्यूटन और 1 मीटर, यानी कि 1 जूल इक्वल्स टू 1 न्यूटन मीटर। अब यहां से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आएगा आप लोगों के लिए। आपसे सीधा पूछ दिया जाएगा कि डिफाइन 1 यूनिट वर्क, 1 जूल वर्क। डिफाइन 1 जूल वर्क। तो 1 जूल वर्क को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? 1 joule work is said to be done on an object when a force of 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of force। यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा दिए 1 न्यूटन का और ये डिस्प्लेस हो गया 1 मीटर से। ठीक है, तो यहां पे वर्क डन जो होगा वो क्या हो जाएगा? F इंटू एस, यानी कि 1 न्यूटन मीटर। और 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। 1 न्यूटन मीटर इक्वल्स टू 1 जूल। यानी कि जब हम किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन का फोर्स अप्लाई किए और उस ऑब्जेक्ट में डिस्प्लेसमेंट 1 मीटर के इक्वल आया, तो जो अमाउंट ऑफ वर्क डन हुआ वही कहलाएगा 1 जूल। वो वर्क डन क्या कहलाएगा? 1 जूल। अब वर्क का इससे बड़ा यूनिट जो है, एक है किलो जूल, एक है किलो जूल। और 1 किलो जूल इक्वल्स टू 1000 जूल और 1 मेगा जूल इक्वल्स टू 10 to the power 6 जूल। ठीक है, यस सर। अब वर्क यहां पे हमारा कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में है उसको सॉल्व कर लेंगे। और हम अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे, ये अपने टीचमेंट ग्रुप पे और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पे 2 पेज अपलोड कर देंगे। ठीक ना, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिएगा। सर। हाँ बोलिए। सर एसआई यूनिट और यूनिट में क्या अंतर होता है सर? एसआई यूनिट एक स्टैंडर्ड यूनिट है जो कि आईयूपीएसी के द्वारा फिक्स किया गया है। ठीक ना, स्टैंडर्ड यूनिट को फिक्स करने के लिए एक कमिटी है, उसी के द्वारा दिया गया है मीटर। लेंथ को तो हम लोग अदर मेथड से भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा जो लिया गया है वो मीटर है। तो उसी तरह से वहां पे जो घोषणा हुई कि वर्क का, एनर्जी का जो ऐसा यूनिट होगा वो जूल होगा। ठीक है, और न्यूटन मीटर आ गया हमारा डायमेंशन फॉर्मूला से। ठीक है,
वर्क डन क्या हुआ भैया, F इंटू एस। ठीक है, तो F इंटू एस, तो F का यूनिट क्या हुआ, न्यूटन, ये मीटर। आप लोगों को एक चीज की जानकारी है, कल हम कॉपी चेक कर रहे थे तो जी का यूनिट क्या पढ़ते हैं हम लोग, न्यूटन सर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और केजी स्क्वायर। ठीक है, अब ये न्यूटन क्या है, फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि न्यूटन के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, केजी MA मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, न्यूटन के जगह पे, फिर यहां पे मीटर स्क्वायर और फिर अपॉन में केजी इंटू केजी। अब यहां से केजी कट हो गया, अब देखो यहां पे क्या आ गया यूनिट, मीटर क्यूब एस माइनस 2 या पर मीटर क्यूब पर सेकेंड स्क्वायर केजी आया ना, या एम क्यूब एस माइनस 2 केजी माइनस 1। अब कुछ बढ़िया ये यूनिट लिखे हुए हैं जी का, हम तो समझ गए, इतना ज्यादा कैलकुलेशन करके तो वो यूनिट लिखे नहीं, उनको जो नेट से दिखा उन्होंने कॉपी कर लिया। ठीक है, तो इस तरह से ये यूनिट आया हमारे पास, और जूल ऐसा यूनिट है। ठीक है, आज क्लास को यहीं पे समाप्त करें। सर हाँ बोलिए। बुक में है द ऑब्जेक्ट विच डज द वर्क लूज एनर्जी एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच द वर्क इज डन गेन एनर्जी। तो सर इसमें जब ऑब्जेक्ट हाँ जो बिल्कुल, है वो लूज कर रहा है एनर्जी, तो जैसे वर्क, जैसे हमको बिल्कुल। ऑब्जेक्ट को ढकेलने में 5 जूल एनर्जी को खर्च किए, तो वो ऑब्जेक्ट 5 जूल एनर्जी गेन कर लेगा। ऑब्जेक्ट 5 जूल एनर्जी गेन कर लेगा। जस्ट ये डस्टर है, अभी ये रेस्ट में है। नाउ आई हैव अप्लाइड सम फोर्स, देन दिस ऑब्जेक्ट, दिस डस्टर कम्स इन मोशन। पहले ये रेस्ट में था, इसका एनर्जी जो था 0 था, मान लो यहां पे। अब जैसे ही हम इसे फोर्स लगाए तो इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ, इसके वेलोसिटी में चेंज आया। ठीक है ना, अब वेलोसिटी में जब चेंज आया, किसी ऑब्जेक्ट के पास जब वेलोसिटी आ गया तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी आ गया, यानी कि हम जो उस पर वर्क डन किए, हमारा एनर्जी वहां पे उस ऑब्जेक्ट के पास काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में आ गया। ठीक है, यस सर। काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द एनर्जी पोजेस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। पंखा रुका हुआ है, अगर उसको छूने जाओगे तो क्या होगा, कुछ नहीं। और वही पंखा जब रोटेट कर रहा है और तब अपना हाथ दोगे तो क्या होगा, चोट लगेगा। तो पहले उस पंखा के पास जब वो रेस्ट में था तो उसके पास कोई एनर्जी नहीं था, तो वो वर्क डन नहीं कर सका, आपको चोटिल नहीं कर सका। और जब वो रोटेट हो रहा था तो वहां पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसके काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, और अब जब आप उससे पंगा लेने गए तो वो आपके ऊपर वर्क डन कर दिया। अब उसके पास एनर्जी था, वो आपके पास दे दिया। आई बात समझ में? यस यस सर। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल। हरिओम।